गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे ही आप एक अंधेरे कमरे में एंटर करते हो या किसी अंधेरे कमरे में जाते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले उस कमरे का स्विच ऑन करते हो। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो जो बल्ब है वो लाइट देना शुरू करने लग जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो दीप्त हो जाता है, जिस कारण जो कमरा है वो प्रकाशमय हो जाता है या फिर कमरे में रोशनी हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली आप एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, वहां पे कौन सी वस्तु रखी है, कौन सी नहीं रखी है, आपको किस जगह जाना है, इसको देखने के लिए आप क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं, जिससे कमरे में लाइट आ जाए। अब बेसिकली जो लाइट है यानी जो प्रकाश है वो हमें बल्ब से मिल रहा है। बल्ब से क्या हो रहा है? प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और कमरे में सारी जो वस्तुएं रखी हैं वो हमें दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? वो जो प्रकाश है जो बल्ब से उत्सर्जित हो रहा है वो वस्तुओं से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी परावर्तित हो रहा है, जिस कारण हमें उस कमरे में मौजूद जो भी वस्तुएं हैं सारी की सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो हुआ क्या है? बेसिकली हमने स्विच ऑन किया तो जो है आपकी जो बल्ब है वो लाइट अप हो गए या वो दीप्त हो गए और हमें कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई दी। तो बेसिकली इसी कारण जो है हमें, या जो लाइट है, प्रकाश है जो कि बल्ब से उत्सर्जित हो रहा है, इसी के कारण हमें जो चीजें हैं या वस्तुएं हैं वो दिखाई दे पाती। It is only when from an object enter our eyes then we see the object। यानी अगर हम बात करें लाइट की, जैसे कि लाइट जो है कमरे में जो भी वस्तुएं रखी है, चाहे वो बेड है, शीशा है, अलमारी है, टेबल है, तो क्या हो रहा है? जो बल्ब है, बल्ब से लाइट यानी प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, ये इन वस्तुओं पे से टकरा रही है, उसे रिफ्लेक्ट कर रही है और फिर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, जिस कारण हमें ये वस्तुएं दिखाई दे रही। किसी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब उस पर या उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यानी हमें कोई भी वस्तु कब दिखती है? जब उस वस्तु से जो प्रकाश है हमारी आंखों की तरफ आ रहा है और हमारी आंखों के अंदर जा रहा है, जिस कारण हमें वो वस्तु दिखाई दे। The light may have been emitted by an object or may have reflected by it। यानी अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट जरूरी नहीं है कि वो वस्तु उत्सर्जित कर रहा होगा तभी हमें दिखाई देगी वो वस्तु। ये हमें, या जो आपकी लाइट है अगर किसी वस्तु पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब भी हमें वो वस्तु दिखाई देती। जैसे कि अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, सन हमें दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वह प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, यानी लाइट को एमिट कर रहा है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी है, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए या कमरे में रखे हुए टेबल हो गया, बेड हो गया, ये लाइट को उत्सर्जित नहीं कर रहे, ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रहे, लेकिन ये तब भी हमें दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है वह टेबल की सतह या जो आपका बेड है उसकी सतह पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तित होता है और हमारे आंखों पे पड़ता है, जिस कारण हमें वो वस्तुएं दिखाई दे रही। इसी प्रकार से बाहर जो है जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन पे पड़ता है,
वो उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं। वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। यानी हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब पहला, या वो वस्तु जो है लाइट को एमिट कर रही है, यानी प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है। दूसरा, जब प्रकाश उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होता है या परावर्तित। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुए हो सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के नियम। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को समझ। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक मिरर लेना है, यानी एक जो है शीशा या दर्पण लेना है, एक कंघी लेनी है और उसके बीच में आपको इस तरीके से एक छोटी सी स्लिट बनाना। अब आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, उसे ऑन करना है और जो है जो आपका दर्पण है, कंघी है और टॉर्च को इस तरीके से रख देना। और आपको टॉर्च को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो ये कंघी के बीच में एक पतली सी स्लिट है, यहाँ से जो लाइट है एक पतली सी जो है स्लिट की फॉर्म में इस दर्पण पर पड़े। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो आपका यहाँ पे आपने टॉर्च रखी है, टॉर्च का प्रकाश इस तरीके से जाएगा, पर यहाँ पे जो आपने ये कंघी ली है, कंघी पे जो आपने पतली सी स्लिट बनाई है, ये क्या कर रही है, इस प्रकाश को एक बारीक सी जो है एक बारीक लाइन में जो है सीधी लाइन में या एक बारीक सी बीम में इस दर्पण के ऊपर डाल रही। अब जब ये प्रकाश इस दर्पण के ऊपर पड़ता है तो आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो। क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो ये प्रकाश जा रहा है आपको इस तरीके से सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही ये दर्पण पे पड़ता है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे से जो सोर्स है लाइट का, यानी जो स्रोत है प्रकाश का, यानी बल्ब से लाइट एमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। कंघी के बीच में जो स्लिट है वहां से पास हो रही है, वहां से पास होते हुए ये दर्पण पे पड़ रही है। और क्या हो रहा है, दर्पण क्या कर रहा है, इसको सीधे ना जाकर इसको इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके पाथ को या इसका जो पथ है उसे चेंज कर रहा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर आप कोई बॉल लेते हैं और उस बॉल को दीवार पे जोर से फेंकते हैं, तो आप ये जानते हैं जैसे ही आप बॉल को दीवार पे जोर से फेंकेंगे वो दीवार से टकराएगी और फिर वापस हमारी तरफ आएगी। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जो है प्रकाश की जो किरणें हैं वो इस दर्पण पे पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, इस पे पड़ के वो रिफ्लेक्ट हो रही है या बाउंस बैक हो रही है और वापस उसी तरफ जा रही है जहां से वो आई है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है जिसमें जो लाइट है वो किसी शाइनी चमकीली सतह पर या जो चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, दर्पण है, तो क्या होता है वो बाउंस बैक कर जाती है, वो वापस आ जाती है। और इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब भी प्रकाश की किरणें किसी चमकीली चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो वो परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है या बाउंस बैक होती है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। यानी जो मिरर है यानी दर्पण है, दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी दिशा। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरणें दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब वो
लाइट रे या वो प्रकाश की किरण जो दर्पण पर पड़ती, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से जो है लाइट की बीम जो है कंघी से होते हुए इस दर्पण पे पड़ रही है। तो ये जो लाइट की बीम है या प्रकाश की किरण है जो कंघी से होते हुए इस दर्पण पर पड़ रही है, उसको हम इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray। और इसी प्रकार से या इसी तरह से अगर कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पे पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, यानी जो आपको ये रे दिखाई दे, ये जो आपको इधर पे जो है दर्पण से इधर पे आती हुई ये रे दिखाई दे रही है, इस रे को, इस किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आपकी इंसिडेंट रे है वो कौन सी रे है? वो रे है या वो किरण है जो इस दर्पण पर पड़ रही है। यानी यहाँ पे हम उस किरण की बात कर रहे हैं जो कंघी से होते हुए इस दर्पण के ऊपर पड़ती है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है या परावर्तित किरण है वो किरण है जो इस दर्पण पे पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होके जो है दूसरी दिशा में चली जाती है। तो इसे हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये क्या है? हमारा मिरर है यानी दर्पण है। अब एक जो लाइट की बीम है या प्रकाश की जो किरण है वो इस दर्पण पे पड़ रही है, उसको हम इंसिडेंट रे या क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। इसी तरीके से जो रे रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके इस तरीके से दूसरी दिशा में चली जाती है, इसे हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। अब अगर हम एक सीधी रेखा बनाएं या 90 डिग्री पे कोई एक लाइन बनाए जो कि आपके दर्पण के 90 डिग्री पे है यानी नॉर्मल पे है, इसको हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। और वो कोण जो इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण है इसके बीच में बनता है उसे हम परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर हम बात करें उस कोण की जो कि आपके आपतित किरण और अभिलंब यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, जिसे हम ज्यादातर एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम आपतन कोण कहते हैं। यानी वो किरण जो आपके दर्पण पे पड़ रही है उसे हम इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। वो किरण जो दर्पण पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, उसको हम परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 90 डिग्री पे है दर्पण के, उसे हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। और वो कोण जो आपके आपतित किरण और अभिलंब यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। वही वो एंगल या वो कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसे हम परावर्तन कोण या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? फिर अभी हमने इस जो ये आपकी एक्टिविटी है इससे हमने रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का कॉन्सेप्ट देखा।
अभिलंब क्या होता है, अपतन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण, अपतित किरण और परावर्तन कोण क्या होता है, ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं पहले लॉ की, जो कि हमें इससे वेरीफाई करना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट रखना है और जो आपकी लाइट की बीम है, यानी जो आप लाइट या प्रकाश की जो किरण आप इस पे डाल रहे हो, उसके एंगल को आपको बदलते रहना है। अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है और यहाँ से आपको इस एंगल को बदलते रहना है और आपको जिस एंगल पे आप लाइट को डालते हो उसे मेजर करना है और जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है, जिस कोण से वो परावर्तित होता है, उस एंगल को आपको यहाँ पे मेजर करना है। आपको इसको या इस जो एक्टिविटी है यानी कोण को बदल बदल के 4 से 5 बार आपको इस एक्टिविटी को करना है और फिर टेबल में आपको इसको नोट करना है। तो जैसे कि पहले जो आप किरण जो डालते हैं, यानी जो आपका क्या है, अपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, सपोज आपका पहले 30 डिग्री है, आपने 30 डिग्री पे या 30 डिग्री पे क्या किया, किरण डाली। अब आप रिफ्लेक्टेड रे के जो एंगल बना रहे हैं, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या जो आपका परावर्तन कोण है, उसको आप मेजर करेंगे, उसे मापेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये जो कोण आएगा वो लगभग आपका 30 डिग्री के लगभग आएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे 29 डिग्री है। इसी तरीके से आप फिर से एंगल को बदलेंगे, जो एंगल आई है उसे बदलेंगे। तो सपोज आपने 35 डिग्री पे जो है किरण को डाला। अब क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को यानी जो परावर्तन कोण है उसको फिर से आप मापेंगे। तो ये भी आपको इस तरीके से 35 के लगभग जो है मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, फिर से एंगल बदलना है, जैसे कि आप 40 डिग्री पे डाल देते हैं। तो अब आपको क्या हुआ, आपको इस समय भी आपको जो एंगल मिला या एंगल आर मिला वो लगभग उतना ही मिला जितना आपका एंगल आई। इसी तरीके से आप जैसे कि 42 डिग्री पे डालते हैं तो आपको इसी तरीके से 42 डिग्री पे जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है। इस तरीके से आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। फिर आप 50 डिग्री पे डालते हो तो आपको लगभग 50 डिग्री पे फिर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है। तो जब हम इन जो ये मेजरमेंट है या जो रीडिंग्स हैं, इन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं, इन्हें देखते हैं, तो हम एक चीज नोट करते हैं। क्या आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जो एंगल आई है वो लगभग एंगल आर के बराबर है। तो यही आपका जो है फर्स्ट या पहला जो नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, यानी परावर्तन का जो नियम है पहला, वो यही है। तो आपका जो पहला परावर्तन का नियम है वो कुछ इस तरीके से है। इट इज सीन, या हमने ये देखा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो अपतन कोण है और परावर्तन कोण है ये लगभग बराबर होते, यानी ये क्या होते हैं, बराबर होते, यानी एंगल आई बराबर हो जाता है एंगल आर के, जहां पे एंगल आई क्या है आपका अपतन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल आर जो है वो आपका परावर्तन कोण है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में क्या हुआ, एंगल आई बराबर एंगल आर हुआ। तो ये आपका क्या है, पहला नियम। अब हम वेरीफाई करेंगे दूसरा नियम और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पहली एक्टिविटी करी उसी ही तरीके से आपको दूसरी एक्टिविटी करनी है और इसमें आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको एक
मिरर यानी दर्पण लेना है, एक कंघी लेनी है, टॉर्च लेना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक जो है चार्ट पेपर लेना है, उसको यहाँ नीचे रख देना है और उसके ऊपर ये पूरा अरेंजमेंट करना। अब आपको चार्ट पेपर को कुछ इस तरीके से रखना है कि उसकी जो ये जो सतह है वो आप बीच से काट सके। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने पहली एक्टिविटी में करा बिल्कुल वैसे ही आपको कंघी लेनी है, कंघी के बीच में एक स्लिट बनाना है और उस स्लिट से आपको जो है टॉर्च का प्रकाश उसमें डालना। अब ये जो टॉर्च का प्रकाश इस कंघी से पास होगा, ये पास होते हुए फिर इस दर्पण पे पड़ेगा। अब ये इस दर्पण पे पड़ा, इस मिरर पे पड़ा और फिर रिफ्लेक्ट हुआ, परावर्तित। अब आप क्या करेंगे, आप इस चार्ट पेपर को बीच से काट देंगे। अब आप जब इस चार्ट पेपर को काटते हैं फिर क्या करेंगे, इस चार्ट पेपर को मोड़ देंगे उतना। तो आप ये देखेंगे कि जब आप चार्ट पेपर मोड़ते हैं तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो चार्ट पेपर पे नहीं आ रही है, यानी परावर्तित किरण आपके जो चार्ट पेपर है उस पर नहीं पड़ रही है जब आप उसे काट देते हैं और फोल्ड कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन या एक ही तल पे होते। यानी जो आपकी अपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब है, ये तीनों या ये सभी एक ही तल पे होते। अपतित किरण अपतन बिंदु तथा पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते। तो ये हमारा जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का या जो परावर्तन का नियम है उसका ये दूसरा नियम। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ और यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो आपका समतल दर्पण होता है यानी प्लेन मिरर होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है और उसकी क्वालिटीज यानी गुण और विशेषताएं क्या क्या है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक मिरर लेना है, ठीक है, मिरर लेना है और आपको जैसे कि आपने यहाँ पे कोई सोर्स रख दिया, जैसे कि हम पिछली जो आपका अभी एक्टिविटी समझ रहे थे उसी तरीके से हमने कोई सोर्स रख दिया यहाँ पे। अब क्या होता है, हमने यहाँ पे सोर्स रखा, जैसे कि हम कोई टॉर्च रख देते हैं इस दर्पण के सामने। अब क्या हो रहा है, इस टॉर्च से किरण जो है किरणें निकल रही है या ये प्रकाश को उत्सर्जित कर। अब ये जो प्रकाश है ये इस दर्पण पर पड़ता है, दर्पण पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होता है और आपको इस एंगल से या जो रिफ्लेक्शन का जो इसका एंगल है वहां से इसका जो प्रतिबिंब है जो कि दर्पण पे आपको दिखाई दे रहा है वो आपको ऑब्जर्व कर। बेसिकली जब आप इसे ऑब्जर्व करते हैं, इसे देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो ये सोर्स है या जो ये आपका ऑब्जेक्ट है या जो सोर्स है, स्रोत है, वो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस दर्पण के पीछे है और कुछ यहाँ पे। यानी अगर हम इसको या जिस लाइन से आप इसे देख रहे हैं उनको अगर मिलाएं तो वह हमें मिरर के पीछे या दर्पण के पीछे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही। यानी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है। You may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. अब इसी तरीके से अगर हम बात करें इस इमेज की, तो आप इस इमेज को ऑब्जर्व करें। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु ले सकते हैं, उसको रखेंगे और फिर उसकी इमेज ऑब्जर्व करेंगे, उसकी इमेज को, उसका जो प्रतिबिंब है उसे देखेंगे। तो हमें ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होगा कि जो वो इमेज है या जो वो प्रतिबिंब है वो जो वस्तु का लेफ्ट साइड है या जो वस्तु का दायां साइड है वो आपको वहां पे बाएं साइड दिखाई दे रहा है और जो वस्तु का
बायां साइड है वो आपको इमेज में या दर्पण पे दायां साइड दिखाई दे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो लेफ्ट साइड है या कोई भी वस्तु है उसका जो लेफ्ट साइड है वो हमें दर्पण में राइट साइड पे दिखाई दे रहा है, और जो वस्तु का राइट साइड है वो हमें दर्पण पे जो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उस पे वो लेफ्ट साइड में दिखाई दे। जैसे कि अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते और अपने आप को देखते हैं, ठीक है, हम अपने आप को, अपनी इमेज या अपने प्रतिबिंब को उस दर्पण पे देखते। अब आप क्या करेंगे? अपना एक हाथ उठाएंगे, जैसे कि आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा, या जब आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने राइट हैंड उठाया है। इसी तरीके से जब आप राइट हैंड उठाएंगे तो आपको दर्पण पे ऐसा लगेगा कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। यानी प्लेन मिरर की या समतल दर्पण की वह विशेषता, वह गुण जिसमें उसका जो है बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। किसमें? इमेज में, यानी प्रतिबिंब में। इस क्वालिटी को या इस गुण को हम लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो इससे हमारे जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, उसके कुछ जो गुण है, यानी वो किस प्रकार की इमेज या प्रतिबिंब बनाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें पता चला। क्या पता चला? पहला, जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जो भी इमेज बनेगी, जिस भी वस्तु को आप रखते हैं, तो जो आपका समतल दर्पण होता है वो हमेशा एक सीधी यानी इरेक्ट इमेज बनाता है। यानी जैसा वस्तु है बिल्कुल वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी अगर वस्तु सीधी है तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा ही बनेगा। इसी तरीके से अगर हम उसके इमेज की बात करें तो इमेज का जो साइज होता है, यानी प्रतिबिंब का जो साइज हम बनता है, वो बिल्कुल वही होता है जो वस्तु का साइज है, वस्तु का आकार है। वो उतनी ही दूरी पे बनता है, यानी जो इमेज है वो मिरर के या दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के आगे खड़ी है। ये हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी इसका जो लेफ्ट, यानी जो आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, उस पे जो इमेज बनती है वस्तु की, तो जो वस्तु का लेफ्ट साइड है वो आपको राइट साइड में, या जो वस्तु का राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। यानी दायां भाग आपको इमेज में बाईं साइड और बायां भाग दाहिने साइड आपको दिखाई देता है। और हमेशा जो भी इमेज बनती है वो कभी भी मिरर के आगे नहीं बनती, मिरर के पीछे बनती है। यानी हमें जो इमेज प्राप्त होती है प्लेन मिरर से, वो एक वर्चुअल यानी आभासी इमेज होती है, आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी का अर्थ ये है कि हमें वो जो इमेज है, वो जो प्रतिबिंब है, वो हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता, वो हमें स्क्रीन पे कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं जो आपका प्लेन मिरर है, उससे जो उसके द्वारा जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, उसके गुणों की या विशेषताओं की हम बात करते हैं। तो पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा। यानी जो भी प्रतिबिंब प्लेन मिरर या समतल दर्पण के द्वारा बनता है वो हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। यानी हमें स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है, हमें किसी पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, और वो बिल्कुल सीधा होता है। दूसरा है बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे, यानी जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमेशा दर्पण के
पीछे हमें प्राप्त होता है। कभी भी हमें दर्पण के आगे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। आपका जो दर्पण के आगे प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी रियल इमेज। और इस केस में हमें वर्चुअल इमेज मिल रही है, यानी आभासी प्रतिबिंब मिल रहा है। यही कारण है कि जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बनी। अगला है साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु का आकार होगा उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, बिल्कुल वही जो साइज है वो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका होगा। यानी दोनों का जो साइज है, दोनों का जो आकार है वो बराबर हो। लेटरली इन्वर्टेड इमेज, कैसी इमेज मिलेगी, कैसा प्रतिबिंब मिलेगा? लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट साइड आपको राइट साइड में दिखाई देगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, यानी जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब का जो वस्तु का लेफ्ट साइड है वो प्रतिबिंब में आपको राइट में दिखाई देगा, और जो वस्तु का राइट है वो प्रतिबिंब में आपको लेफ्ट पे दिखाई देगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जो वस्तु की इमेज बनेगी उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे जो है वस्तु दर्पण के आगे खड़ी, यानी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे वस्तु। अब आपका टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, नियमित तथा विसरित परावर्तन। अब अगर हम बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन जो है वो सिर्फ समतल सतह से या एक सीधी या रेगुलर या प्लेन सतह से ही नहीं होता है, इरेगुलर या डिफ्यूज सतह से भी। समतल सीधी सतह यानी बिल्कुल सीधी सतह, जैसे कि आपकी दर्पण की सतह होती है बिल्कुल सीधी। जो परावर्तन होता है वो डिफ्यूज या उबड़ खाबड़ या कुछ इस तरीके की जो सरफेस होती है, सतह होती है, इससे भी जो है परावर्तन होता है। तो अब हम बात करते हैं ऐसे परावर्तन की जो अलग अलग प्रकार की सतहों से होती है। तो पहला है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी नियमित परावर्तन। अब जब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है जो परावर्तन की सतह, यानी वह सतह या वो सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होना है वो रेगुलर है, यानी सीधी है या नियमित है, जैसे कि दर्पण की सतह। अब क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरणें इस सतह पर पड़ती है तो कुछ इस तरीके से पैरेलल रेज पड़ती है, समानांतर किरणें कुछ इस तरीके से पड़ती हैं। अब ये इस पे पड़ती है, फिर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित हुई। तो क्या होता है, क्योंकि जो सतह है वो नियमित है, एकदम स्ट्रेट है, सीधी है, ठीक है, रेगुलर है, तो सारी की सारी जो किरणें पड़ रही है वो एक ही समय पे पड़ती है और परावर्तित हो जाती है। यानी जैसे कि पैरेलल बीम जो आ रही है, समानांतर किरणें जो इस सतह पर पड़ रही है वो परावर्तन के बाद भी समानांतर ही चली जाती है, इधर उधर बिखरती नहीं। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है, इस प्रकार का जो परावर्तन होता है, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ सतह जो होती है वो अनियमित होती है, ठीक है, या विसरित होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जो उबड़ खाबड़ सतह। अब क्या होता है, बेसिकली कोई भी लाइट का सोर्स है या प्रकाश का जो स्रोत है उससे क्या हो रहा है, किरणें आ रही है, और ये किरणें कैसी है, पैरेलल रे, कैसी है, समानांतर किरणें। अब ये समानांतर किरणें आती है, इस सतह पर पड़ती है, सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है, विस्तृत है या अनियमित है। अब ये इस पे पड़ती है तो वो कहीं पे ऊपर की सतह पे पड़ती है, कहीं पे नीचे, तो उबड़ खाबड़ सतह पे जब ये पड़ती है फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है या परावर्तित किरणें होती है वो डिफ्यूज हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है, पैरेलल नहीं रहती है, वो इधर उधर इस तरीके से फैल जाती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस रिफ्लेक्शन को या इस परावर्तन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन कहते हैं। यानी वो परावर्तन जो एक रेगुलर सरफेस से होगा, जैसे कि कोई मिरर है, कोई समतल सतह है, कोई चिकनी समतल सतह है,
तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन कहेंगे। वही ऐसा रिफ्लेक्शन, ऐसा परावर्तन जो अनियमित सतह से होगा, जैसे कोई भी सतह हो सकती है आपकी, कोई भी ऊबड़ खाबड़ सतह हो सकती है, उससे जो रिफ्लेक्शन होता है या परावर्तन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन हो। तो ये आपके रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection। यानी जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। यानी कि ये कहा गया है जब भी जो किरणें हैं, जो कि क्या है, पैरेलल रेज है, वो किसी ऐसी सतह पर पड़ती है जो कि खुरदुरी है या ऊबड़ खाबड़ है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो किरणें हैं, जो पहले क्या थी, समानांतर थी, बाद में वो पैरेलल या समानांतर नहीं रहती, तो इस तरीके के जो परावर्तन होता है उसे हम डिफ्यूज जो है रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन कहते हैं। Reflection from a smooth surface like that of mirror is called regular reflection। वही वो रिफ्लेक्शन, वो परावर्तन जिसमें क्या होता है, पैरेलल रेज आ रही है, समानांतर किरणें आ रही हैं, वो एक सतह पर पड़ती है, जो सतह कैसी है, समतल है, प्लेन है, और फिर रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, और परावर्तन के बाद भी वो पैरेलल रहती है, यानी समानांतर रहती है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन या रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपका मोस्टली जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो एक समतल सतह जैसे कि मिरर हो गई, उससे होता है, और जो अनियमित सतह होती है जैसे कि ऊबड़ खाबड़ कोई सतह है, खुरदुरी कोई सतह है, उससे आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चों, आज हमने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम देखे, और इसके बाद दो तरीके के आपके जो रिफ्लेक्शन होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, इनके कॉन्सेप्ट्स को देखा। आई होप सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।